ये चैप्टर क्लास 12 का फिजिक्स का 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शॉर्टकट में इसको ईएम वेव भी कहा जाता है, या इसको शॉर्टकट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी ईएमआर भी कहा जाता है। ठीक है, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, क्लास 11th में चर्चा सुने होगा ना। तो इसको पहले से बताता हूँ। इसमें से पहले बोर्ड एग्जाम की बात करो तो बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत कम आता है, मैंने 2 नंबर का एक शॉर्ट टाइप का आएगा, 3-4 ऑब्जेक्टिव आया था, मैंने 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू टाइप का। बट इस कंसेप्ट वाइज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मार्क्स के हिसाब से भले ही ये ज़्यादा नंबर ना आता हो एग्जाम में सर, बट कंसेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी का कंसेप्ट फिर ऑप्टिक्स में काम आता है। ठीक है, और पीछे जितना भी तुम पढ़ के आए हो उसमें भी कहीं कहीं जहाँ वेव का टर्म इस्तेमाल होता है वहाँ पे भी इस्तेमाल होता रहता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक पढ़ा देते हैं। हो सकता है तुम लोग बेसिक 11th क्लास में पढ़े थे वेव के बारे में। ओके, तो थोड़ा सा बेसिक हम लोग पढ़ लेते हैं, और बाकी फिर इस चैप्टर का इसमें से एमसीक्यू 3-4 बनता है, 1-2 नंबर का कभी कभी पूछा जाता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो चिंता नहीं करना, बस खाली इसको जल्दी में कंसेप्ट को रिवीजन करते हैं, बेसिक करते हैं, और बाकी इंटरेस्टिंग चीज़ को समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, और याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। कोई बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, अभी खत्म कर देंगे। ठीक है, आ जाओ। तो पहले क्या करते हैं, पहले बेसिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बताओ? बेसिक। सर ये वेव होता क्या है, तरंग होता क्या है? याद है ना, वेव मोशन के अंदर पार्टिकल विदाउट नेट डिस्प्लेसमेंट किए पार्टिकल के एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जाता है, माने ट्रांसफर किया जाता है। ओके, माने कि वेव एक तरीका है जिसकी मदद से ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना मीडियम के पार्टिकल को डिस्प्लेस किए पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये बोले थे ना कि अगर मान लो मुझे तुमको एनर्जी ट्रांसफर करना है, तुम्हारा गाल को लाल करना है, तो हमको तुम्हारे पास आना पड़ेगा, तब थप्पड़ मारेगा, मेरा हाथ तुम्हारे गाल में टच होगा, तब तुम्हारे अंदर मेरा एनर्जी ट्रांसफर होगा। बस समझ में क्या बोल रहा हूँ? यानी कि पार्टिकल को आपस में कांटेक्ट में जाना पड़ेगा, यानी कि पार्टिकल को अपनी जगह से हट के वहाँ जाना पड़ेगा, तब एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओके, तो वो एक तरीका है। बट एनर्जी को एक और ट्रांसफर करने का तरीका है जिसमें विदाउट एनर्जी को, बिना पार्टिकल के गए, बिना पार्टिकल अपना डिस्प्लेसमेंट हुए वो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मान लो 100 लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं, तो एक लोग धक्का मारेगा, एक इंसान धक्का मारेगा एक लाइन को, सारा रो यानी कि सारा लाइन में लोग जो खड़े होंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। तो बोलते ना कि डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है, वे डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी ट्रैवल करता है, मोमेंटम ट्रैवल करता है। समझाया बात को? तो एनर्जी को बिना मीडियम के पार्टिकल को डिस्प्लेस किए भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। अब वो वेव वही है, वेव मोशन में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, लेकिन मीडियम का पार्टिकल बोलो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, जहां है वही रहता है वेव। और उसी में हम लोग पढ़ते हैं, याद करो तुम लोग कि 2 तरह का वेव होता है, एक मैकेनिकल वेव, एक नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं जान दो? मैकेनिकल वेव उसको बोलते हैं जिसको मीडियम की जरूरत होती है, जैसे साउंड वेव। कौन वेव? साउंड वेव। ओके, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, क्योंकि उसको प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वैक्यूम से होकर नहीं गुजर सकता है, अगर तुम स्पेस में चले जाओगे, तुम हम कुछ बोलेंगे तो तुमको सुनाई नहीं देगा। वहाँ एक विशेष टाइप का साइंस का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर के वहाँ पर आपस में बात कर पाते लोग, है ना। बट ऐसे बोलो चांद पे जाकर, तो तुमको वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा ही नहीं है, मीडियम है ही नहीं, तो तुमको आवाज़ सुनाई नहीं देगा। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पेस में चले जाओगे तो मैकेनिकल वेव वो वेव है जिनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, संचरित होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। उसमें एग्जांपल है साउंड वेव, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, रस्सी में मीडियम है, उसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव में पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। मैकेनिकल वेव भी 2 तरह का होता है, याद करो। एक होता है कि अगर वेव का प्रोपेगेशन ऐसे हो रहा है, पार्टिकल का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर होता है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे साउंड वेव जो तुम्हारा होता है, लॉन्गिट्यूडनल बोल दिया, सॉरी, ट्रांसवर्स वेव क्या बोलते हैं, जैसे रस्सी वाला एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, वेट कर लो। ओके, देखो 11th में डिटेल्स पढ़ाया गया था, बट यहाँ पर मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है ना, ये इसको बोलते हैं वेव ऑन स्ट्रिंग। तो अभी तो स्ट्रेट है, ढील करेंगे इसको, ढील करेंगे देखो, या वेव बनेगा। वेव भाई ऊपर ऊपर वाले बोलते क्रस्ट, नीचे वाले को ट्रफ, ऐसे वेव। हाँ, अब हुआ इस बार। इसको बोलते हैं वेव ऑन स्ट्रिंग। तो इसमें पार्टिकल का जो ऑसिलेशन हो रहा है, हम ऑसिलेट कर रहे हैं। ओके ओके, याद है? तो पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है, वेव जा रहा है आगे, तो पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो ऑसिलेशन और वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और साउंड वेव जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो मेरा ये वोकल कॉर्ड है, ये हमारे आसपास की हवा के पार्टिकल को हिला रहा है, वेव उधर जा रहा है, पार्टिकल का ऑसिलेशन भी उधर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। स्ट्रिंग वेव जो है तुम्हारा एक तरह का, बोलो,
ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन दोनों मैकेनिकल वेव है क्योंकि दोनों में मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है, मीडियम की उनके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है, इसलिए क्लियर होगा। तो मैकेनिकल वेव दो तरह का वेव बता दिया, मैंने वेव एक मैकेनिकल वेव जिनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ये वैक्यूम से होकर के गुजर नहीं सकता है, पास नहीं कर सकता है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगें। एग्जांपल साउंड वेव, ये एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब वेव का प्रोपगेशन पार्टिकल के ऑसिलेशन के या वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होता है, और वेव ऑन स्ट्रिंग जो कि ट्रांसवर्स वेव है, इसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन जो होता है वो वेव की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो, एक नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव उस वेव को बोलते हैं जिसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, माने ये वैक्यूम से भी होकर गुजर सकता है। अब तुम बताओ, लाइट जो आती है, सूरज की रोशनी कहाँ से आती है? बहुत दूर से आती है। अब बीच में पृथ्वी और सूरज के बीच में बहुत सारा अंतरिक्ष है, स्पेस है, वैक्यूम है, ओके, तो उसमें कहीं पर मीडियम तो है नहीं, फिर भी वो लाइट यहाँ तक पहुंच जाती है। लाइट के प्रोपगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, वो वैक्यूम से भी होकर गुजर सकता है और बिना वैक्यूम के भी गुजर सकता है। तो लाइट विदाउट मीडियम के भी चल सकता है, प्रोपगेट कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, तो लाइट को बोलेंगे वो नॉन मैकेनिकल वेव है। और उसी नॉन मैकेनिकल वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो जिनको मीडियम की आवश्यकता नहीं है उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल है, और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, बात करेंगे नॉर्मली, ठीक है। इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपगेशन, ओके। लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्सरे वेव, यूवी रेज, ये सभी जो है तुम्हारा कैसा वेव है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एंड दिस चैप्टर ओके डील्स विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माने चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इसके बारे में मैकेनिकल वेव तो हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ लिया था, बट टर्म्स बता दिया, मैंने समझ आ गया। तो ये हो गया वेव का डेफिनेशन, अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल इज कॉल्ड वेव। माने एक मोड मतलब होता है तरीका, वे और मोड मतलब वे, तरीका, ठीक है। तो एक तरीका है जिसकी मदद से पार्टिकल को एक जगह से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है बिना मीडियम के पार्टिकल को डिस्प्लेस किए, ठीक है। तो दो तरह का हो गया। अच्छा सर, ये जो नॉन मैकेनिकल वेव कैसा वेव है? ट्रांसवर्स है कि ये है लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स होता है। जो भी ईएम वेव होता है वो ट्रांसवर्स होता है, माने उसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, लेकिन मीडियम के वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो चूंकि वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है उसका ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये ट्रांसवर्स होता है। क्या होता है? तो याद ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर का होता है हमेशा, ओके। ये कभी लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट समझा दिया, समझ आ गया, क्लियर है। बट और यहाँ पे सबसे खास बात है कि यहाँ पे पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, तो इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम में देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, ठीक है, वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो दिखाता हूँ, अभी आते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलो उसके बाद है एक वेव होता है मैटर वेव। कौन वेव होता है? कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो दुनिया का हर मूविंग पार्टिकल भी वेव अपने अंदर पैदा करता है, उसके अंदर ये क्वालिटी होता है, उसको बोलते हैं मैटर वेव। इसको डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं, जैसे एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है वो भी वेव नेचर शो करता है, ओके, तो उसको बोलते हैं मैटर वेव। डी ब्रोगली का थ्योरी है, इट्स शोन बाय मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। चलो आइए बता ही दिया, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल। जैसे एग्जांपल में साउंड वेव बता दिया, कौन वेव बता दिया? साउंड वेव, एग्जांपल याद रखना, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव, इसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है, उसको बोलते हैं, बोलो, ट्रांसवर्स वेव। वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ईएम वेव, जितने के जितने ईएम वेव है सब इसी में आते हैं, जितने ईएम वेव है बोलो इसी में आते हैं, ठीक है, ईएम वेव, ओके। चलो आ जाओ, समझ में आ गया। सॉलिड कैन हैव बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। सॉलिड के पास, सॉलिड को तुम ऐसे मारोगे, इसी सॉलिड है मान लो, ऐसे मारे तो पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे होगा, वेव भी उससे जाएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल में। कोना पे मारो, ऐसे मारोगे परपेंडिकुलर, तो ऑसिलेशन पार्टिकल का वेव का प्रोपगेशन ऐसे होगा, पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे होगा। तो सॉलिड में तुम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हो और ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हो, ओके, समझ में आ गया। फ्लूइड जैसे लिक्विड और गैस है, तो फ्लूइड ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव इन बल्क, बल्क के अंदर, यानी फ्लूइड है वो पानी है, पानी के अंदर तुमको जो वेव मिलेगा वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल में मिलेगा, ओके। बट पानी के सरफेस पे, किस पे बताओ? पानी के सरफेस पे, बट लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों वेव मिलता है, ठीक है। ये नॉलेज की बात है, बेसिक ही सब, बेसिक बिल्कुल बेसिक। वेव पैरामीटर जानते हो कि एक वेव होता है एक दो, एक इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, यहाँ से आता है लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ, याद आया। और यहाँ एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जो जितना साइकिल पूरा होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये सब जानते हो, सब टर्म हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब चीज पढ़ लो एक बार, ठीक है। टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, सब बहुत बचपन से पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का साइन हर्ट्ज होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स नॉट ऑन मीडियम। फ्रीक्वेंसी जो होता है किसी वेव का वो मीडियम पे डिपेंड करता है, वो बोलो
लिखा भी हुआ है, सोर्स सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिपेंड्स ऑन सोर्स, सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करता है जिससे वो क्रिएट किया गया है, मीडियम पर डिपेंड करता है। ओके, लाइट, मेरी बात ध्यान सुना, लाइट अगर तुमको एयर से वाटर में चला जाए, एयर से ग्लास में चला जाए, लाइट अगर तुम्हारा एयर से पानी में चला जाए, एयर से मान लो कि डायमंड में चला गया, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली, याद रखना फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे स्पीड है, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, जैसे वाटर में स्पीड उसकी अलग होगी, पानी हवा में उसकी स्पीड अलग होगी, डायमंड में उसकी स्पीड अलग होगी, लेकिन लाइट की स्पीड जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल से मैंने बताया, जो तुम यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा के जो देखते हो, स्पीड बढ़ा के वही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, बात समझ रही हो। अगर हम यहाँ पर कोई चीज, कोई वीडियो दो की स्पीड में सुन रहे हैं, यहाँ पे 2 की स्पीड में, जितना तेजी हम बोल रहे हैं, बाहर अंदर का जो मेरे रूम में जो लोग सुनेगा कोई, तो उसको भी इतना ही स्पीड सुनाई देगा, लेकिन आवाज में, साउंड में कमी बेसी हो सकता है। साउंड अलग चीज है, साउंड एनर्जी से रिलेटेड है, इंटेंसिटी है वो, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड है, कितना तेजी से आप बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि सोर्स पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द वेव लैम्डा बाई टी, लैम्डा भी 1/t, लैम्डा 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, या न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी लिखा जाता है, न्यू लैम्डा, ऐसे आता है दोस्तों। एम्पलीट्यूड जो होता है, इसको हाइट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है वो एनर्जी के एम्पलीट्यूड के, एनर्जी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन सोर्स, नॉट ऑन मीडियम। एम्पलीट्यूड जो होता है वो सोर्स पर डिपेंड करता है, मीडियम डिपेंड, तो एम्पलीट्यूड भी सोर्स पर डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी भी सोर्स पर डिपेंड करता है, मीडियम डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अरे क्लियर है? ओके, ये चलो ठीक है, ये सब बेसिक है। हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक वेव है, मतलब कि इसमें क्या होता है, हर पार्टिकल हार्मोनिक मोशन करता है, तो इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक वेव में एक होता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ओके, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ओके, पीपीडब्ल्यू का गया। प्लेन प्रोग्रेसिव हैज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, माने कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है कि नहीं हर जगह, इस तरह का कांस्टेंट दो, एक होता है ऐसे ऐसे, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है ना इसमें हर जगह, लेमडा भी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में उसमें एक होता है सिंपल हार्मोनिक वेव, जिसमें हर पार्टिकल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज बताओ, सिंपल हार्मोनिक वेव, ठीक है। इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, इस तरह का ऑसिलेशन अनडैम्प्ड होता है, इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। बट इसमें दो, इसमें एम्पलीट्यूड घट रहा है, एम्पलीट्यूड घट रहा है, तो एम्पलीट्यूड घट रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन, ओके, इसे बात कर चुके हैं, एनर्जी लॉस होता है इसमें, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला हम लोग नहीं पढ़ना, हम लोग आइडियल सिचुएशन में पढ़ना, वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक वेव बोलते हैं, उसमें हर पार्टिकल एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिशन करता है, ठीक है। चलो, ये सारी चीज को भूल जाओ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे कोई पार्टिकल दो, ये हमने नहीं बना दिया, तुमको उतारना नहीं है, सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस नॉलेज के लिए, ठीक है। इसमें 2 पार्टिकल, एक पीला वाला पार्टिकल है, एक लाल वाला पार्टिकल है, ये आग, ये देखो, ये इसका फेज अलग होगा, इसका फेज, दोनों में फेज में डिफरेंस है, दोनों के फेज में क्या होता है, डिफरेंस, पाथ में भी डिफरेंस है, देखो इतना का पाथ का डिफरेंस, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। और इसके एंगल में देखो, ये वाला, इसका तुम इमेज बनाओगे तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसका बनाओगे तो यहाँ बनेगा, इन दोनों में एंगल का डिफरेंस है ना, इस एंगल को बोलते हैं फेज डिफरेंस। और ये जो पाथ में डिफरेंस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, यहाँ से आता है, यहाँ तक, यहाँ, सॉरी, यहाँ से आता है, यहाँ था ना, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ओके। तो फेज डिफरेंस में पाथ डिफरेंस में अंतर होता है। डेल्टा एक्स को बोलते हैं x1 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 x, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, और डेल्टा फाई हो गया फेज डिफरेंस, ठीक है। दो, तुमको लग रहा होगा कि पार्टिकल वाला पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल पाथ में लाल वाला ज्यादा है, पाथ में लाल वाला ज्यादा है, वो x2 है और ये x1 है, तो x2 बड़ा है x1 से ना, तो x2 में से x1 घटाओगे तो उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है। और लाल वाला तुम देखोगे, लाल वाला ये फेज में भी आ गया और ये फेज में है ना, तो कितना का फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाई, कितना का डिफरेंस है, हाँ, तुम लोग पढ़े होगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओके, अरे होता है ना, होता है, टाइम निकालना चाहते हो तो स्पीड बोलो, डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड से भाग करना पड़ेगा, ओके। ये चीज लिखा हुआ है कि अगर तुमको ये डेल्टा एक्स बाई वी हो गया ना, ये फॉर्मूला पढ़े ना, और डेल्टा एक्स बाई वी को ऐसे रख दो, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकल गया ना, ये टाइम निकाल दिया, ओमेगा का फॉर्मूला था थीटा बाई टी, अरे बोलो ना, और थीटा क्या फेज डिफरेंस ना, डेल्टा फाई ना बाई टी, एस टी का वैल्यू उठा के ये वाला यहाँ पर ला के रख दो, चलो आ जाओ, तो टी का वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, डेल्टा फाई पहले यहाँ से करो, डेल्टा फाई इक्वल टू हो गया, डेल्टा फाई इक्वल टू यहाँ से क्रॉस करो, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी का वैल्यू डेल्टा एक्स बाई वी, ओके हो गया। और डब्ल्यू बाई वी मैंने एक साथ कर दिया, डब्ल्यू बाई वी, डब्ल्यू मतलब ये डब्ल्यू नहीं, ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, और स्पीड ऑफ वेव होता है लैम्डा बाय टी, टी से टी खल्लास 2 पाई बाई लैम्डा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तुमको ऑप्टिक्स में काम आएगा, इसलिए बेसिक पढ़ाना जरूरी है। तुम सब बात को भूल जाओ, सबका डेरिवेशन तुमको कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन है, दिस इज द फेज डिफरेंस डेल्टा फाई,
ओके, एंगल में डिफरेंस और ये पाथ में डिफरेंस, और 2 पाई बाय लैम्डा, ओके 2 पाई बाय लैम्डा, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तुम चाहो तो फाई भी लिख सकते हो फेज डिफरेंस, को दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऑप्टिक्स में भी काम आएगा, अभी अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसलिए दिल लगा हुआ है यहाँ पे, ओके। सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, इसको के भी लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा को, ओके लिखा हुआ है देखो। फाई इक्वल टू, रुको पहले, फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स हो गया, ऐसे लिख, बोले ना डेल्टा फाई की जगह डेल्टा एक्स की जगह तुम फाई और एक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो फाई बाय एक्स बाय 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा बाबू, ठीक है, क्या बताओ, लैम्डा, लैम्डा, ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो याद ना, फाई तो एंगल है, तो एंगल के सामने एंगल बोलोगे, आप पाथ के सामने, इसी को लिखने का तरीका वो याद करने का ट्रिक है वो, ठीक है, याद टेंशन मत लेना, बहुत आसान है। वेयर 2 पाई बाय लैम्डा को के बोलते हैं, के को बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोलते बताओ, वेव नंबर, ओके। आज जो वेव नंबर होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी से भाग करके मिलता है, ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा वही होता है भाग करके। तो फाई इक्वल टू के एक्स, फाई इक्वल टू के एक्स, इसको के बोलते हैं। तो यहाँ पे याद ना, फाई क्या है, फेज डिफरेंस, फाई क्या है, के को बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी से भाग करके निकलता है, और एक्स हो गया तुम्हारा पाथ डिफरेंस, याद होना चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन होता है, अगर सुना, अगर कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में, सुनो, अगर कोई वेव हो रहा है एक्स एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो तुम माइनस करोगे, अब नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो प्लस करो, बस इतना ही है। तो ये एक क्वेश्चन वेव का एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन वेव में हर पार्टिकल दो टाइम के साथ भी वेरी करेगा और एक्स के साथ भी वेरी करेगा। यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक टी है और एक एक्स है। ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के क्या, एंगुलर वेव नंबर, इसको वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो जानते हो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी होता है, और के का वैल्यू होता है 2 पाई बाय लैम्डा, अभी बता दिया। वेव नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेव नंबर, चलो ठीक है। अब यहां से टॉपिक बेसिक हो गया, वो बेसिक बता दिया था में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको समझते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तुमको याद करो, ये चैप्टर जब पहला चैप्टर पढ़ाए थे तो चार्ज को हम लोग स्टडी किए थे, चार्ज को स्टडी कर रहा है अभी तक। जब चार्ज को रेस्ट में स्टडी करते हैं तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, याद आया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ते कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थे, अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो, ओके। ध्यान सुनो अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, अब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है, लेकिन कांस्टेंट मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, माने चार्ज मूव कर रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो तो क्रिएट करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना, पढ़े चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जब चार्ज मूव करता है तब ना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तब ना मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। तो कोई चार्ज मूव करता है तब ना मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हो। तो अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो। कोई चार्ज मोशन में है, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन जब वो चार्ज वेरिएबल है, माने वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, माने चार्ज की वेलोसिटी क्या है, माने उसको बोलते हैं चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है। कौन मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होने के साथ साथ एनर्जी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तभी बनेगा जब वो वेरिएबल वेलोसिटी से हो। तो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और उसके अलावा बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। चार्ज रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होगा यानी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बोलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। ये चीज हम पहला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, पहला चैप्टर में पढ़ाए थे ये वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहला चैप्टर में ये बात दिखाए थे, ठीक है। चलो अब क्या है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, सोचो। एक ऐसा कि मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिनको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं होता है, बात याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, समझी, पार्टिकल का ऑसिलेशन। और कैसे देखो गौर से, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं इसको ये लेफ्ट वाले हाथ को मैं बोलूंगा, ये ध्यान दे, ई वाई एक्सिस है, क्या बता क्या, मैं इसको बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा हाथ को देख लो, मैं इसको बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलो जल्दी बोलो, बहुत काम का चीज बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो बेटे, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। मेरा हाथ देखो, मेरा देख रहे हो, थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, दिमाग खोल करके, दिमाग खोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ इसलिए, ओके। ये मेरा हाथ क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताओ,
थोड़ा हाथ पूरा दिख रहा चाहिए ना, हाँ दिख रहा है, पूरा कमर वमर पूरा दिखाई देगा। देखो ये क्या होता है, क्या मेरा हाथ को, ये हाथ को मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, और ये है मेरा ये वाला हाथ मैग्नेटिक फील्ड। देख रहे हो कैसे ऑसिलेशन होता है, तुमको दिखाता हूँ इसमें कैसे होता है ऑसिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस ऊपर वाला, ये है जेड एक्सिस, तुम्हारी ओर जो आ रहा है वो जेड एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, अब वेव जाता है, तो देख रहे हो, नहीं समझ आया, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और हम चल रहे हैं किधर, एक्स एक्सिस, ये एक्सिस वाला डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ऊपर वाला वाई एक्सिस का डायरेक्शन है मान लिया, और ये वाला जो है ये बाहर जो निकल रहा है वो जेड एक्सिस है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा जेड एक्सिस में। ओके, और हम वेव जो चल रहा है, वेव जो जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, वेव का प्रोपेगेशन देखो ये देख रहे हो, 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 देख रहे हो जा यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। आप समझ आया, समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, वाई एक्स वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, और प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आई थिंक बस में आ गया, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया, बोलो जल्दी बोलो, बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है ये, 11th में भी पढ़े हो तुम लोग केमिस्ट्री में, अब 11th में तुम्हें इसमें भी थोड़ा चर्चा किया गया था फिजिक्स में तुमको, ठीक है, बाकी यहाँ पर चैप्टर ही है। ओके चलो आ जाओ। और नॉन मैकेनिकल वेव विच इज रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, कैसे बनता है वो, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इन विच इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात समझाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होता है और वेव के प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबके सब ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, चाहे वो लाइट वेव हो चाहे वो, ओके बस में मैंने क्या बोला। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ आ गया। अब अगर वेलोसिटी, चार्ज का वेलोसिटी जो है वेरिएबल है, तब जाके एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, कुछ समझ आया। चलो इंटरेस्टिंग है, इसका मैं डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ, डायग्राम बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ, बना के दिखाता हूं। आगे वैसे है, मैं तुमको समझाता हूँ, कैसे बोला बताओ, अभी समझाता हूँ, बात को चक्कर छोड़ो, आ जाओ। ये तुम्हारा हो गया कौन एक्सिस, कौन डायरेक्शन, कौन डायरेक्शन, ये बताओ कौन डायरेक्शन, कौन डायरेक्शन, ये होगा तुम्हारा वाई डायरेक्शन, अरे बोलो ना, तो वाई डायरेक्शन में क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, ये जेड डायरेक्शन, देखो जेड डायरेक्शन देख रहे हो, जेड डायरेक्शन में क्या बोले थे, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, अरे बोलो ना, हाँ, और प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे साइनसॉइडल होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा, ठीक है, और उसके बाद जो प्रोपेगेशन होगा लाइट का, सॉरी ईएम वेव का प्रोपेगेशन ऐसे, समझे, ये होगा तुम्हारा किसका, वेलोसिटी का डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द, आई तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों क्या है, माने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, दो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल, दो ये देखो, अंगूठा को रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, सॉरी वेव के प्रोपेगेशन, वेव अंगूठा छोड़ो, ये देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे घुमाओगे, ई से बी की ओर घुमाओगे, बी से ई की ओर नहीं घुमाओगे, तो वेव किधर जा रहा है अभी, एक्स के डायरेक्शन में ना, इधर जा रहा है, तुम ऊपर ई है वाई डायरेक्शन में, और जेड तुम्हारा है, जेड डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ई से बी की ओर घुमाओगे तो मिलेगा डायरेक्शन ई इसका प्रोपेगेशन का, कि बी से ई की ओर घुमाओगे, किधर घुमाओगे, अगर ई से बी घुमाओगे तो ना अंगूठा तुम किधर जाएगा, अगर तुम बी से ई की ओर घुमा दो ऐसे करके, बी से ई की ओर घुमाओ तो इधर आ जाएगा, अंगूठा तो इधर होना चाहिए क्योंकि इधर डायरेक्शन है। तो याद रखना, ई से बी की ओर घुमाने से तुमको वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा, यानी कि वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन मिलेगा ई से बी की ओर। इसलिए याद रखना कि ई क्रॉस बी, ई से बी, ई क्रॉस बी प्रोपेगेशन का डायरेक्शन देता है, ये इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, जो क्रॉस प्रोडक्ट तुम जानते हो वेक्टर का, कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ई क्रॉस बी पैरेलल होता है वेलोसिटी प्रोपेगेशन ऑफ वेव, हाँ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, बस ओके, बस समझे। ये एग्जाम में कई बार, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ कई बार कि ई क्रॉस बी होता है कि बी क्रॉस ई होता है, तो क्या बोलोगे, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, मजाक नहीं हो रहा है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, माने ये बोर्ड का हॉटेस्ट क्वेश्चन है, ये हॉटेस्ट क्वेश्चन 3-4 बार पूछा हुआ है। अब बच्चा लोग इसको गलती करके आता है,
एक बोलता है कि ई क्रॉस बी है कि बी क्रॉस ई है, पहले बताओ। हाँ अभी मैं बोला सर पैरेलल कहां से आ गया, अरे ई ना बी के परपेंडिकुलर है, बी ना बी के परपेंडिकुलर है, लेकिन ई क्रॉस बी जो लोगे तो ई क्रॉस बी तो ई और बी के दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो ई क्रॉस बी वो वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, तो ई क्रॉस बी के पैरेलल है, बी के पैरेलल, बी क्रॉस ही नहीं, ई क्रॉस बी, क्योंकि ई से बी को घुमाओगे तब तुमको वेव की प्रोपेगेशन का डायरेक्शन मिलेगा या वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, समझ गया, समझे। या आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, देखिए ये है, समझिए पूरा कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है पीछे वाला। अब चलते हैं, अब थोड़ा यहाँ पर से दिमाग को शांत रखो, ठीक है, क्योंकि ये बात सर आया कैसे, ये चीज समझना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट यहाँ पढ़ने वाला है हम लोग, सुनना चाहते। कौन कर रहे, छोड़ो बाहर का बच्चा होगा, आजा। तो हम लोग बचपन में याद है, आज से 100 साल पहले जब फिजिक्स का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, ईएमआई जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां फटाडे लोग पढ़े थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जितना ज्यादा फ्लक्स में, जितना तेजी से फ्लक्स में चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, याद है ना, वोल्टेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। और एक और रिश्ता पढ़े थे आज से 100 साल पहले, याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, याद आया, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, यहाँ पर डीएल लिख दिया, डीएल, ठीक है, लेंथ पढ़ते हैं, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, भी वेलोसिटी नहीं है, दिस इज द पोटेंशियल वोल्टेज, इसको यहाँ पर ई लिख देंगे बाद में, चिंता नहीं करो। अब तुम बताओ मैंने इसको क्या कर दिया, सुनो, इसको चूंकि वोल्टेज है ना, तो मैंने इसको निगेटिव को हटाने के लिए प्लस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो डीवी बाई डीएल की जगह मैंने माइनस डी बाई डीएल लिख दिया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में घट जाता है, इसलिए डी बाई डीएल लिख दिया, ओके, इसके सेंस में, तो माइनस में प्लस हो गया। अब तुम बताओ, ध्यान से दो, अगर तुम यहाँ से क्रॉस गुना करो, इसको क्रॉस गुना करो, तो डीई इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्या, ये डीबी को हटा के मैंने डी लिख दिया है, और ये भी वोल्टेज है, ये भी क्या है, चूंकि लेकिन वोल्टेज जो बनता है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, इसलिए मैंने यहाँ अंदर माइनस लगाया, ठीक है। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के रेट के कारण होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो मैंने यहाँ पर डी माइनस लगा दिया, क्योंकि ये वाला माइनस उठा कर रख दिया, ये वाला माइनस फॉर्मूला का पहले का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्रॉस गुना करो तो डी इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी एल, वेक्टर प्रोडक्ट। अब तुम बताओ इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक, ये तुमको वोल्टेज मिल जाएगा, ये वोल्टेज है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, ये क्या है, ईएमएफ है ना ये, अरे ईएमएफ है ना, वोल्टेज है, वोल्टेज। अब वोल्टेज तुम पढ़ के आए हो कि ई इक्वल टू होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब ये फॉर्मूला को ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला को ध्यान से देखो, इसी को मैंने सीधा करके लिख दिया, सीधा करके फॉर्मूला कुछ कहता है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या मतलब बताओ इस फॉर्मूला का क्या, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा रहे थे वहां पे बात थोड़ा सा चर्चा की थी, ओके। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि जब भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तुम कहां पढ़ के आए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, हमारा कॉइल के से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट बन जाएगा, उसके अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, याद आया। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से ये फॉर्मूला ये तुमको चिक के कह रहा है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, समझ रहा है, क्योंकि इस वाला एक्सप्रेशन तुम क्या निकाल पाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे। दो कमाल की बात है, ये फॉर्मूला चिक के तुमको बोल रहा है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज प्रोड्यूस होगा, माने एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, यही बोलो टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिएबल टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, माने जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। उसी तरह दूसरा थ्योरी में इसी उल्टा बोल दो, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो आगे बता देंगे। बस समझ मैंने क्या बोला, माने कि इस बात से ये पता चला, एक साइंटिस्ट ने काम किया इस पे, मैक्सवेल साहब ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है वहां पर गारंटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, जब कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। ये फॉर्मूला ये कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसी का उल्टा तुम बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कुछ समझ आया?
और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। कन्वर्सली भी ट्रू है, उल्टा भी सही है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसका मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये थ्योरी है। टाइम वेरिंग मतलब जो वेरिएबल होगा, जो समय के साथ चेंज होगा। जैसे अभी पढ़ के ना फॉर्मूला a इक्वल टू y इक्वल टू साइन a नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, तो टाइम के साथ वेरी करेगा वो वैल्यू। क्या समझ में आ गया? मैक्सवेल साहब का एक एक्सपेरिमेंट है, आप सुनो अच्छा से। मैक्सवेल साहब ने कैसे ये कंसेप्ट को दिया। एक करंट, यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट बोलो? डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट। थोड़ा समय दे दो, चैप्टर खत्म हो जाए, बहुत छोटा चैप्टर, बस यहाँ पढ़िए, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? देखो तुम लोग कमाल की चीज तुमको सिखाता हूँ, गजब बात है। अभी तक जो हम लोग करंट की बात करते आए हैं, ओके, जो करंट तुम पढ़ते आए हो, इलेक्ट्रिक करंट की बात क्यों ना, आई इक्वल टू डी क्यू आई डी टी, जो करंट पढ़ते आए वो कन्वेंशनल करंट है, मतलब सिंपल करंट है, वो नॉर्मल करंट है जिसका हम लोग बात करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। कौन करंट बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इस चैप्टर में अभी एक और करंट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। एग्जाम में आता है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन यही है कि डिफाइन करने के लिए बोलता है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ठीक है? तो हम लोग तुमको समझाते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। सुनो, तुम बताओ, जहां कहीं भी तार लगातार होगा वही ना करंट फ्लो करेगा। अरे तार लगातार होने चाहिए ना, सर्किट पूरा होगा तो ना करंट फ्लो करेगा। तुम बताओ, हम लोग पढ़े थे बात, कैपेसिटर याद है? कैपेसिटर है ये कैपेसिटर है, अरे है। और कैपेसिटर के अंदर तुम जानते हो कि प्लस से माइनस की ओर, जब भी बैटरी लगाते हो तो ये चार्ज हो जाता है, चाहे प्लस या माइनस। तो जानते हो कि अंदर में कैपेसिटर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अरे होता है ना। अब तुम बताओ, एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, यहां पर तो कोई तार है नहीं अंदर में। अरे मैं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे आता माजी अटक ली, किस अटक ली? अटक ली। अंदर में कोई तार है? अंदर तार तो नहीं है, तार नहीं ना है, अरे बोलो ना, तार है नहीं है। जब तार नहीं है तो सोचो बात को, तुम क्या करते थे? याद करो, बचपन में थ्योरी पढ़ते जिसका नाम था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चौथा चैप्टर में, ओके। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट एम्पिरियन लूप। याद आया? हाँ, तुम बताओ, मैं तुमको बोलूं कि बताओ कि इस वाले रीजन में कितना करंट है, तो बोलोगे सर सॉरी कितना मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो तुम आराम से ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हो। नहीं, एम्पियर सर्किट, अरे तुमको कहीं पे मैग्नेटिक, एम्पियर सर्किट लॉ क्या था? एम्पियर सर्किट लॉ एक हथियार था जिसकी मदद से तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, हाथ नीचे हाथ, मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, ठीक है? अब तुम एम्पियर सर्किट लॉ में तुम बोलो कि अंदर में इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बताओ। तुम कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, देखो सर प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो बोलोगे नहीं है। कैसे नहीं है? तो तुमको सर फॉर्मूला लगाएंगे, एम्पियर सर्किट लॉ से पूछेंगे, एम्पियर सर्किटल साहब, एम्पियर सर्किटल साहब से पूछेंगे, एम्पियर साहब से कि बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलेगा कि हम फॉर्मूला लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे, तो v डॉट dl v नॉट इनटू in, इनका मतलब टोटल करंट इनक्लोज। तो यहाँ पे तो करंट है ही नहीं इसके अंदर। अरे जो करंट तुम पुट करते आए हो, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ते आए हो, तो इसके अंदर कोई करंट, बताओ। इसको मैंने एक लूप बना दिया, यहाँ पर एक लूप बना दिया, एम्पियर लूप। इस लूप के अंदर मैंने इस हमको क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ओके। हमने इसको लगाया तो यहाँ पर तो करंट इस लूप से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। अरे कोई करंट पास ना कर रहा है, क्योंकि अंदर तो करंट है ही नहीं है, तो करंट हो गया जीरो। जीरो को गुना करोगे तो बी डॉट एल का वैल्यू जीरो हो गया। अच्छा बी डॉट एल का जीरो होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, यानी इस पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए? जीरो। तो एम्पियर साहब से अगर हम पूछेंगे कि बताओ इस रीजन में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो बोलेगा जीरो है, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ वो एक एम्पियर लूप ड्रॉ करेगा, एम्पियर लूप ड्रॉ करने का करके उसका बोलेगा कि यहाँ पर करंट तो अंदर है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अरे बोलो ना। तो एम्पियर साहब से हमने पूछा तो बोला करंट जीरो है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से देखा, जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर देखा, तो देखा कि वो मैग्नेटिक कंपास ला के रखा ना यहाँ पे, तो डिफ्लेक्ट हो गया। अरे मैग्नेटिक कंपास लाने पर इसका अगर मान लो कि एम्पियर साहब का थ्योरी लगाए, आंसर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ गया, जीरो आ गया तो कंपास ला के यहाँ पर रखते हैं अगर ऐसे, तो कंपास जैसे ला के रखते उसे होता, कंपास में कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए था। अरे मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंपास ला के रखते हो तो फोर्स लगता है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। जब यहाँ पर हमने एम्पियर साहब से पूछा तो बोला कि यहाँ पर करंट जीरो है, सर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो कंपास ला के रखेंगे तो उस पर डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, बट कंपास पर डिफ्लेक्शन आया। इसके अंदर पी क्यू पॉइंट पर हमने रखा कंपास को, तो देखा डिफ्लेक्शन आ रहा है, एक्सपेरिमेंट से ही पता चला। जब एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है कि यहाँ पर कंपास रखने पर डिफ्लेक्शन आ रहा है, कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और एम्पियर सर्किटल लॉ कह रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट को मानोगे थ्योरी मानोगे? एक्सपेरिमेंट मानोगे, माने ई वाला फॉर्मूला में कोई लोचा है, पूरी तरह सही नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड है, बट यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं बन रहा है, सही मायने में इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं, लेकिन एक करंट एक सोचा गया ताकि फॉर्मूला सेट हो जाए, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके, सेट करने के लिए। इसका जवाब क्या है?
क्योंकि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। समझाया बात को? उस इलेक्ट्रॉनिक करंट के कारण नहीं, बल्कि इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये रीजन है। तो लिखा हुआ है BQ इक्वल टू 0, इनकरेक्ट बात आया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि वहां BQ पर 0 मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बल्कि ये देखा गया जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, जिस तार में करंट फ्लो कर रहा है ना, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही दूरी पे है ना, r दूरी पे, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वहां पर भी है। कमाल की बात है, शॉकिंग बात है। तो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, बात समझा रहा है कि करंट आई के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, फिर भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो यही बात यहाँ से निकाला गया, ओ क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे भले ही कोई करंट ना हो, अलग बात है। इस करंट फिर भी फॉर्मूला लगाने के लिए, सेट करने के फॉर्मूला लगाए ना यहाँ पे, अरे इस एम्पियर सर्किट लॉ को तुम सही करोगे ना करोगे, तो इस एक्सप्रेशन को करेक्ट करने के लिए एक करंट यहाँ माना गया कि एक करंट हाइपोथेटिकल सोचा गया कि करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, उस करंट का नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो करंट है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, बट यहाँ पे करंट एज्यूम किया गया ताकि ये फॉर्मूला को हम करेक्ट कर सके, ओके, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके, ये करंट है ताकि एम्पियर सर्किट लॉ को सही किया जाए। डिस्प्लेसमेंट करंट का कांसेप्ट वहां पे होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जहां पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं होगा, बल्कि वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसके कारण, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। वही चीज समझ आ रहा है, क्लियर हो गया भैया? तो अब एम्पियर सर्किट लॉ को करेक्ट किया गया। करेक्ट ये किया गया कि जो भी करंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दो वजह से आ सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के कारण जिसको कंडक्शन करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट या कंडक्शन करंट, ओके। एक और करंट जो सोचा गया, एक्चुअल में करंट होता नहीं है, बल्कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ना, तो उसमें उसको एक करंट को एज्यूम किया गया, उस करंट का नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, आईडी। तो आईसी इज कंडक्शन करंट जिसको हम लोग एक्चुअल करंट बोलते हैं, और आईडी इज डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि हमारा इमेजिनरी करंट है, ओके। ताकि वो फॉर्मूला बोलो इत्तेफाक से दोनों की वैल्यू क्या आती है, दोनों की वैल्यू सेम ही आती है, सबसे खास बात है dq by dt, dq by dt क्यों है ये, समझा गया? तो डिस्प्लेसमेंट करंट, आई थिंक मेरी बात समझ में आगे होगी। डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्थापन धारा, द करंट व्हिच कम्स इनटू, माने ये तभी इसकी चर्चा तब होती है जहां जिस रीजन में, उस रीजन में इसकी बात करेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तो वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बट वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का कारण वो कंडक्शन करंट नहीं है जो नॉर्मल करंट के ऊपर क्या है, एक्चुअल करंट। वो करंट यहाँ पे एक इमेजिनरी करंट है जिसको हम लोग मानते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके। लिखा हुआ है द करंट व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका बात चर्चा तब करते हैं जब बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। दिस इज नॉट एन एक्चुअल करंट, ये एक एक्चुअल करंट, दिस इज नॉट अ करंट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज के मोशन के कारण करंट, माने इस करंट की बात हो रही है ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा हुआ। टू करेक्ट द एम्पियर सर्किट लॉ, माने एम्पियर सर्किट लॉ को करेक्ट करने के लिए इन द रीजन ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, ओके, एन एक्स्ट्रा करंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट is added to the conduction current, conduction current जोड़ा जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट proves the continuity of current, करंट की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है ताकि करंट एक कंटीन्यूअस है, ओके। क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा था, यहाँ पे कंटिन्यूटी फॉलो नहीं होती, बीच में नहीं है कोई तार, फिर भी करंट फ्लो कर रहा था, तो उसको मेंटेन कर, कंसेप्ट को ये एक्सप्लेन कर दिया, समझा? कंडक्शन करंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुमको याद करना है, ये याद कर लोगे, पॉइंट सब लिख दोगे एग्जाम में, खत्म, दोनों में आएगा, पूरा लिख दोगे, समझे? तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि बात समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है q by a एप्सिलॉन नॉट अंदर में, ओके, प्लेट के बीच में, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो a से a कट जाएगा, तो ये तो पढ़े थे हम लोग, पढ़ना पड़ते हैं कि q by एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स q by एप्सिलॉन नॉट, ओके। और ये चार्ज हो गया, चार्ज कैसे निकालो, चार्ज को क्रॉस निकालो, फाई इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ गया। और ई नॉट कैसे ना दो, फाई का क्या, दोनों को डिफरेंशिएट करो, ये तो कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल दोगे, डी क्यू डी, ये करंट हो गया, इसका नाम है कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट का फॉर्मूला हो गया डी फाई बाई डी। कंडक्शन करंट किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट, तो लिखा हुआ कंडक्शन करंट ई नॉट डी फाई बाई डी टी, ओके, ये फॉर्मूला कंडक्शन करंट का फॉर्मूला हो गया, ओके। और डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर है, ओके, तो बस यहाँ पर ई नॉट डी फाई ई बाई डी टी लिख दोगे। एम्पियर सर्किट लॉ को ये फॉर्मूला बता ही दिया, एम्पियर सर्किट लॉ में बस खाली आईसी को रहने दो, कंडक्शन करंट को, और आईडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख दो। अब देखो फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे तुम, क्या समझ आ रहा है, फॉर्मूला समझ में क्या आ रहा है कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट की बात होगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए कौन जिम्मेदार है, मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा होगा, वहां पर मैं तुम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करोगे। मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया सारा फॉर्मूला, ठीक है, समझ आ गया, अरे क्लियर है?
और जब कंडक्शन करंट अगर जीरो होगा, जिस रीजन में कंडक्शन करंट जीरो होगा तो वहां पे IC जीरो कर दोगे तो म्यू नॉट ई नॉट d∅dt। ओके, और म्यू नॉट ई नॉट का वैल्यू तुम जानते हो कि 1/c² होता है, पढ़े ना, ये पढ़ते ना, c = 1/√अंडर म्यू नॉट इनटू ई नॉट, स्क्वायर करोगे तो c² = हो जाएगा 1/म्यू नॉट, ओके, ई नॉट, ओके, तो यहां से 1/c कर दो उल्टा, तो हो गया भाई 1/स्क्वायर म्यू नॉट इनटू 1/c² लिख दिया। c का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि वैक्यूम में ईएम वेव की स्पीड है। ये लाइट की स्पीड नहीं है, ईएम वेव की स्पीड है। हर ईएम वेव का स्पीड नहीं होता है वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर, और लाइट भी एक ईएम वेव है, इसलिए इसकी स्पीड रहती है। समझ आ गया? तो ये सब लिखने की आवश्यकता तुमको डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन यहाँ तक लिखना है। इसमें तुम लिखा तो लिखो, नहीं तो 3-4 पॉइंट डेफिनेशन हो गया, 2-3 पॉइंट और लिखो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट एक एक्चुअल करंट नहीं है, इमेजिनरी करंट है। इसको तब लगाए तो इसको सेट करने के लिए, मतलब कंपनसेट करने के लिए, किसको, फॉर्मूला को करेक्ट करने के लिए, जो फॉर्मूला एम्पीयर सर्किट लॉ एक फिल कर रहा था वहां पे कंपनसेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का कांसेप्ट लगाया जाता है। ओके, ये कोई चार्ज के मोशन के कारण नहीं है, ठीक है, बता दिया। ये बात तो हमने पहले बता दिया था, ये तो पहले बता दिया था कि c = इतना होता है। इस बात हम लोग बोलो रिलेशन भी पढ़ते हैं, n को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम लोग 5वां चैप्टर में पढ़े, 4था चैप्टर में, ठीक है। मैक्सवेल का एक क्वेश्चन, अब मैक्सवेल साहब ने एक क्वेश्चन बनाया, मैक्सवेल साहब ने स्टडी किया था इसको, ओके, ये मैक्सवेल साहब ने स्टडी किया था, बहुत कमाल का कांसेप्ट है ये। मैक्सवेल एक क्वेश्चन है, E.dA बराबर Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़े थे हम लोग, गॉस लॉ, ये एक गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ इन, अब गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, तो पढ़ते B.A DA बराबर 0, जानते हो B.A 0 होता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्लोज लूप बनाता है, क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाता है, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ EMI भाई, ओके, कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अभी पढ़े एम्पियर्स लॉ को सेट किया कि वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये है E.dl है, ये है B.dl, समझा आपको सबको? ये चारों एग्जाम में बोलते हैं राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल, तो ये चारों मैक्सवेल साहब ने साबित किया, ठीक है। बात समझ आ गया? प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव। अच्छा, ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? तो ईएम वेव प्रोड्यूस करने के लिए क्या करो, एक क्वेश्चन, चलो ये खाली बता दिया था, क्या कर दिया ये, अच्छा ये एक तरीका है इंडक्टेंस लगा करके, ओके, एक एलसी ऑसिलेशन होता है, माने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को लगा के एक होता है एलसी ऑसिलेशन। कौन ऑसिलेशन? एलसी ऑसिलेशन में जो तुमको बने मिलेगा, वेव मिलेगा, उसको बोलते हैं ईएम वेव, ओके। तो ईएम वेव प्रोड्यूस करने का एक तरीका है एलसी ऑसिलेशन। कौन ऑसिलेशन? एलसी, माने इसमें इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, बस इतना याद रखना, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो याद रखना एलसी ऑसिलेशन की हेल्प से ईएम वेव प्रोड्यूस किया जा सकता है, एक मेथड है, ठीक है। इसको तुमको याद करने की जरूरत नहीं, इसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलो सोर्सेस ऑफ ईएम वेव का कौन कौन सोर्स है भाई? एलसी ऑसिलेशन बोल दिया, एल हो गया इंडक्टेंस, सी हो गया कैपेसिटेंस। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा तो वो भी तुमको ईएम वेव प्रोड्यूस करके देगा। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो कूदता है तो उसके अंदर भी ईएम वेव, बोलते ना कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है, फिर वापस जब आता है अपने ग्राउंड लेवल में तो एनर्जी इमिट करता है, तो ईएम वेव ही इमिट करता है, ठीक है। When a high speed electron strikes on a metal surface of higher atomic mass, it produces X-ray. X-ray भी तुम बोले ना कि जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को या कैथोड रे को हाई हेवी मेटल के ऊपर सरफेस पर डालते हैं तो उसमें से वो एक्सरे निकलता है। एक्सरे नाम क्यों पड़ा गया? क्योंकि एक्सरे कुछ उस टाइम में जब रे निकला तो उस रे की प्रॉपर्टी लोगों को पता नहीं था। रे निकला, उसका गुण थोड़ा अलग दिखाई दिया, लेकिन उस रे की प्रॉपर्टी के बारे में तो स्टडी लोग नहीं करते थे, साइंटिस्ट नहीं किए हुए थे, तो उन्होंने उसका नाम ना होता है कि मैथ में हम लोग कुछ करते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, एक्सरे मान लिया गया। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरे भी तुम्हारा क्या है? एक्सरे भी तुम्हारा ईएम वेव है, ठीक है। ये वो मेथड है जिससे तुम ईएम वेव को प्रोड्यूस कर सकते हो। बोलेगा व्हाट आर द मेथड टू प्रोड्यूस ईएम वेव, तो ये मेथड है चारों को। या बोले व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएम वेव, ये मेथड है। समझाया? अरे क्लियर हुआ? ये ईएम वेव का बोलो प्रॉपर्टी है। ईएम का प्रॉपर्टी सुनो, ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का प्रोपगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। याद आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव तीनों बता ही दिए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब ऑसिलेट करेगा तो ऐसा सुनो, एक चीज समझो, मैंने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोले ना भाई, ऐसा बोला था ना, तो ऐसा नहीं है, सुनना, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा कि ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये जीरो होगा, ऐसा नहीं होगा। माने अगर ये मैक्सिमम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। अगर ये मिनिमम होगा तो दोनों मिनिमम होगा, माने साथ साथ सेम फेज में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन सेम फेज में होता है। एग्जाम में पूछा हुआ है, कि ईएम वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेज का डिफरेंस कितना होता है? बोलो जीरो। फेज डिफरेंस नहीं होता है, सेम फेज में ऑसिलेट करता है, तो लिखा हुआ है ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ऑसिलेटेड चार्ज पार्टिकल, ईएम वेव आर प्रोपगेटेड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बता दिया। ईएम वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव, ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, पहले बता दिया। ऑल ईएम वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड, भाई सी, जिसको सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? सी बोलते हैं, याद होगा क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। सी जिसको 3
केवल लाइट की स्पीड नहीं है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दुनिया में जितने भी ईएम वेव है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, जितने भी ईएम वेव है सब पढ़ेंगे अभी लास्ट में, सब लिखा देंगे। सारी ईएम वेव का वैक्यूम के अंदर स्पीड सबसे ज्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो लाइट भी एक ईएम वेव है। ओके, एग्जांपल है, समझ आया बात को? जो कि आने वाला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वही पढ़ने वाले हैं। Energy is transferred due to oscillation of electric field and magnetic field. Okay, the oscillation of electric field and magnetic fields are in same phase. Yeah, सब in same important. कोई phase का difference नहीं होता है। EM waves are uncharged. EM wave पे कोई चार्ज नहीं होता है, uncharged particle है वो, ठीक है। They are not deflected by electric field and magnetic field. ये electric field magnetic field में deflect नहीं होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए। ठीक है, समझा गया? क्या फीचर हो गया? EM waves show the properties of reflection, refraction, interference and diffraction polarization. जो ईएम वेव जो होते हैं, जो ईएम वेव की प्रॉपर्टी है, माने जो भी ईएम वेव होगा वो रिफ्लेक्शन शो करेगा। भाई प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन सुनो, तो ईएम वेव होगा तो ईएम वेव की प्रॉपर्टी है, खास प्रॉपर्टी है। जो भी ईएम वेव होगा वो रिफ्लेक्शन शो करेगा, रिफ्रैक्शन शो करेगा, डिफ्रैक्शन शो करेगा, इंटरफेरेंस शो करेगा, पोलराइजेशन शो करेगा। 5 बहुत ही मेन ईएम वेव की प्रॉपर्टी है। हर ईएम वेव की प्रॉपर्टी के 5 प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन को बोलो? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। 5 हर ईएम वेव। चूंकि लाइट भी ये 5 प्रॉपर्टी शो करते हैं, लाइट भी ये 5 प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए लाइट भी एक ईएम वेव है। समझे? लिखा हुआ है, क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में याद आएगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो जब लाइट हम लोग पढ़ेंगे तो लाइट मतलब ईएम वेव ही तो पढ़ रहे हैं, तो ये 5 प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। लाइट का सब 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। 2 टॉपिक आएगा, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, डिटेल से पढ़ेंगे। अब वेव ऑप्टिक्स के अंदर ये पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स के अंदर इसको पढ़ेंगे। लाइट में बोले ना, लाइट की बात करें, लाइट भी एक ईएम वेव है। तो 5 डिटेल से हम लोग 9वां 10वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एकदम डिटेल से। ओके, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पढ़ के आए हुए क्यों कि तुमको लाइट की स्पीड अगर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से भाग कर दो। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हो, मैंने ये बात पहले भी प्रूफ कर चुके थे वेलोसिटी सेलेक्टर में। ओके, या E = यहाँ से BC निकाल दो और E = V × C। आई बता दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया बा B × C के पहले होता है। गलत लिखे हुए हैं, C लिखे हुए हैं B × C। हाँ चलो, हाँ ठीक है, सही है, B × C बराबर है, तो बराबर होगा। मतलब ये सही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड B × C के पहले है, ये बोल दो, या ये बोलो कि जो C होता है वो E × B के पहले होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बोले थे ना, C E भी बात सही है, दोनों सही है। जो बोलो ना, जो E × B होता है वो C के पहले होता है। C मतलब भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये बात, दोनों बात से भी कोई अंतर नहीं है। वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दे दिया, यहाँ पे इसके साथ दे दिया, कोई दिक्कत? ठीक है, क्या कि तुम मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे भी लोगे तो ऐसे जाएगा, तो भी दोनों सही है। B × C E के पहले ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों सही बता दिया, गलती नहीं करना। ठीक है, समझ आ गया? ओके, आ जाओ अब जल्दी करते हैं। एक क्वेश्चन ऑफ ईएम वेव्स। एक क्वेश्चन भाई, जो वेव का एक क्वेश्चन ये, या B0 दो, यहाँ पे देखो क्या चीज का ऑसिलेशन हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का y एक्सिस में, तो y एक्सिस में J कैप लगा दो ऐसे करके, और मैग्नेटिक फील्ड का Z एक्सिस में तो K कैप लगा दोगे, है ना, ऐसे करके लगा सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में का ऑसिलेशन होता है E0 sin ओमेगा t को kx, और B0 sin ओमेगा t को kx। दोनों का फेज सेम है कि नहीं है? दोनों फेज यानी थीटा है, फेज दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का वेव नंबर सेम है। ठीक है, और वेयर ओमेगा = 2π/t और k = 2π/λ। समझ आ गया? इज दैट क्लियर? आई थिंक बात समझ आ गया होगा। अब चलो, अब इतना चीज को भूल जाओ, मैं तुम्हें सीधी सी बात बताता हूँ। ठीक है, याद करो, 2 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें 2 तरह की एनर्जी की बात करोगे। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करोगे, एक मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी की बात करोगे। क्या याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला? इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। याद है ये फॉर्मूला? 12 एप्सिलॉन नॉट × इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ते हैं कि बस हाफ रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब E0 की जगह μ0 बटा में आ जाएगा। तो कहाँ गया मैग्नेटिक फील्ड? कहाँ गया? ये वाला फॉर्मूला पढ़ते थे 5वां चैप्टर इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या है कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये टाइम वेरिंग है, वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है, तो इसमें E की जगह ये वाला वैल्यू रख देंगे। ये E0 sin ओमेगा t kx। E0 क्या? पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड इसको बोलते हो, ये पीक वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है गाइस, तो रखो साइन स्क्वायर चाह दो। अब तुम एवरेज वैल्यू अगर निकालने के लिए बोलेगा तो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, cos स्क्वायर का वैल्यू होता है 1/2, 1/4 हो जाएगा। ये एवरेज वैल्यू हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का। बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का एवरेज वैल्यू बताओ, तो 1/4 लगा दोगे। ओके, अब भाई बात मैग्नेटिक स्टैटिक एनर्जी डेंसिटी बोलेगा तो 1/4 लगा दोगे। ठीक है, ओके, ये तुम्हारा पीक वैल्यू में है, और ये आरएमएस वैल्यू में है। आरएमएस तुम जानते हो, आरएमएस छोड़ दो, टेंशन मत लो, यहाँ लगा दिया। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? आरएमएस वैल्यू वाला सिखा दिया। ओके,
तो एवरेज वैल्यू भी बता दिया। अरे समझो, बोलो ना, अरे लड़की एक चीज समझो, तो ये 1/4 बी जो 1/4 म्यू नॉट, अब बी स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर ना, बी नॉट की जगह क्या लिख सकते हो, ई नॉट बाई सी। कहीं तुम पर क्या है कि सी इक्वल टू होता है ई नॉट बाई बी, ध्यान रख दिया। अब यहाँ से क्या करो, इसका से दो ई वैल्यू, ई वैल्यू दो, ई वैल्यू, ई वैल्यू इतना ही आ गया, इतना ही आ गया, इतना ही आ गया, दोनों वैल्यू सेम ही है, दोनों वैल्यू क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी सेम ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं है। एवरेज वैल्यू, ये एवरेज का सिंबल ही है, ठीक है। अरे समझे, बता दिया, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल अगर पूछेगा तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ोगे तो 2u, तो दूसरा तो ये टोटल एनर्जी डेंसिटी हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तुम चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बी नॉट भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। इसको और चाहो तो लिखोगे तो भाई बी नॉट भी लिखोगे तो बी नॉट ऊपर, बी नॉट नीचे कर दोगे तो 2 बी नॉट हो जाएगा। क्लियर हो गया, अरे क्लियर है, ये चीज है। ओके, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव। ओके, वेव में एनर्जी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में वो तो लाइट अगर पड़ रही है तो एनर्जी देता है ना, देता है ना। तो एक टर्म है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बताता है कि किसी सरफेस के ऊपर एक सरफेस है, ये सरफेस है। ओके, मेरी बात ध्यान सुना, इस सरफेस का एरिया मान लो कि 10 है, कितना बताओ, 10 है। ओके, और टाइम 10 सेकंड हम बोल रहे हैं, 10 एरिया पर 10 सेकंड में, 10 एरिया पर 10 सेकंड में 1000 मतलब एनर्जी पड़ रहा है, 1000 का जो मतलब कि जो लाइट ईएम वेव की एनर्जी पड़ रही है ना, 1000 जूल एनर्जी पड़ रही है इस पे, आ रही है, टकरा रही है इस पे 10 एरिया पे 10 सेकंड में, कितना सेकंड में 1000। तुमसे मैं पूछूंगा, बताओ इसी एरिया पे मैं इतना एरिया में बोलूं कि बताओ 1000 10 सेकंड में, तो एक सेकंड कितना, एक सेकंड कितना, 10 सेकंड में 1000 ना, तो एक सेकंड में कितना 100, एक सेकंड में पूछेंगे 10 भाग करना पड़ेगा 100, तो 10 एरिया पे एक सेकंड में अब 100 हो गया। अब एक एरिया पूछेंगे तो एक एरिया पे फिर 100 से भाग कर दो, 100 को 10 से भाग कर दो 10, यानी कि तुमको टाइम से भाग करना पड़ेगा और एरिया से भी भाग करना, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, उसको बोलते हैं एनर्जी इमिटेड या एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसे बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी पावर भी लिखते हैं, कई तुम जानते हो कि एनर्जी पर यूनिट एरिया को पावर भी बोला जाता है। ठीक है, अरे समझे, तो द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, एनर्जी का जो ट्रेवलेशन होगा वो जानते हो वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। ठीक है, इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज, तो इसका यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड है ना। डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी इज, डायमेंशन निकाल लो, जूल का होता है ml स्क्वायर t -2, लेंथ का l स्क्वायर, टाइम का डायमेंशन m t -, ये इंटेंसिटी का यूनिट है। ठीक है, और क्लियर है, और क्लियर है। और उसका हमने एक इस तरह का सेटअप लिया है, इसमें मान लो कि टोटल लेंथ l है और लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइट भाई ईएम वेव c के स्पीड से। ओके, c * t, तो डिस्टेंस हो जाएगा c * t, स्पीड पता है, टाइम t लगा, टोटल टाइम क्रॉस करने में, इसको एरिया इसका a है, कितना बताओ a है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा a * l, l की जगह c * t, तो बोलो ना एवरेज वैल्यू क्या जानते हो, एवरेज वैल्यू नहीं जानते, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये ना पढ़े हो। तो अगर एनर्जी निकालना चाहते हो तो ई का है, एक यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी है, यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी इतना है, क्या एनर्जी डेंसिटी है ये, तो यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी इतना है, तो इतना वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो, v से मल्टीप्लाई कर दो, v का वैल्यू कितना रखोगे ACT, अरे बोलो ने। अब I का फॉर्मूला क्या होता है E/AT, अरे बोलो, बोलिए ना, ये टोटल एनर्जी, तो E का वैल्यू यहाँ से उठा के पूरा कर दो, पूरा रख दो, काट करो, ये आंसर आ जाएगा, ये पूरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा, बस C से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, C स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, रटना नहीं है इसको, बस समझने के लिए, बस पॉइंट सोर्स ऑफ ईएम वेव, तो बहुत आसान है। पॉइंट सोर्स मतलब कि एक पॉइंट सोर्स है, बहुत छोटा सोर्स है, लाइट हर डायरेक्शन में निकल रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव का जो पॉइंट सोर्स होता है वो जो उसकी एनर्जी होती है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली, माने इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी नहीं बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो तुम देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये हमने क्या कर दिया था, ये टोटल एनर्जी था, ये बाबू ये टोटल एनर्जी है, क्या बताओ क्या है, टोटल एनर्जी है। यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, टोटल एनर्जी, गलती नहीं करना है, टोटल एनर्जी है, कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ये कहा गया E0 पावर पॉइंट सोर्स ऑफ ईएम वेव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड भी आर के साथ। चलो इसमें ज्यादा टेंशन लेना, जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। एक होता है पॉइंटिंग वेक्टर, क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं कि इंटेंसिटी वेक्टर को बोलते हैं, इंटेंसिटी उसका मैग्नीट्यूड होता है पॉइंटिंग वेक्टर का, इंटेंसिटी और इंडो वेक्टर, तो उसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो E0 B क्रॉस E होता है, माने भाई वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में। ओके, बस इतना याद रखना है पॉइंटिंग वेक्टर में, जिसका रटना नहीं है इसको। मैंने उठा के आई का वैल्यू उठा करके मैंने रख दिया, वहाँ का पूरा सेटअप किया पूरा को अच्छे से। ठीक है, और ये 1/μ0 की जगह वही मैंने सी का लिख दिया, इसका कहाँ गया, इसकी जगह लिख दिया मेरे क्या चीज़ μ0 E0। ओके, इसे जानते हो 1/c² क्या होता है, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, सी ऊपर का लिखा S = S कैप लिखा था 1/2 कट जाएगा, इकाई सी की जगह इतना लिख दिया E0 कट गया, और ये E0 B0/μ0, हाँ सही है, 2 क्लियर होगा, काट रख दिया, कोई टेंशन नहीं है, ये पॉइंटिंग वेक्टर है।
अब है लास्ट टॉपिक तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें बहुत सारा स्पेक्ट्रम आंसर में दिया हुआ है, बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है तुमको याद करना, तो ये कोई कॉस्मिक रेज के बारे में नहीं दिया हुआ है तुम्हारे इतना सिलेबस में है, तुमको 11th में सिखाया गया था CGX UVI MR, 11th में सिखाया गया था CGX UVI MR, CGX UVI MR याद करेगा, ट्रिक है सिखा देता हूँ आपको, पहले सुनो याद कैसे आता है, ट्रिक बताओ CGX UVI MR, ये ट्रिक याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। ओके, सी उसे काम करें हमारे, मैंने ज्यादा चर्चा नहीं, किताब में नहीं दिया अपने आंसर में। इसको कॉस्मिक रेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सब लिखा हुआ, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल लाइट, विजुअल, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सभी ईएम वेव है। ये इतना ही हम लोग को पढ़ना है, इतना ही ईएम वेव है। विजुअल जो है इसी में लाइट आता है, विजुअल में ये लाइट कैसे हम लोग चीज देख पाते हैं, इसी के अंदर आता है क्या चीज, विबजियोर, क्या आता है बताओ, विबजियोर, ठीक है। और जो भी इधर है उसका वेवलेंथ ज्यादा है, जो भी इधर है उसका वेवलेंथ ज्यादा है, और जो भी इधर है उसका वेवलेंथ कम है। अरे समझे बात मैंने क्या बोला, जो भी उधर है उसका वेवलेंथ ज्यादा है, जिसका वेवलेंथ दो, ये फॉर्मूला पढ़ोगे H/hc/λ, ये फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ोगे। जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है। या एक पढ़ोगे तुम लोग E इक्वल टू, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इनटू न्यू लैम्डा, पढ़े ना, अभी लिखा है शुरू में पढ़ाया था। ओके, तो न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, गलती कर दी यार, वेलोसिटी इक्वल टू, या C इक्वल टू न्यू लैम्डा। ओके, तो यहाँ से तुम अगर फ्रीक्वेंसी को अकेला करोगे तो C/λ, यानी जिसका लैम्डा ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, वो न्यू लिखा हुआ, भी लिखा हुआ, ठीक है। तो तुमको याद रखना, जो राइट में है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम उसकी एनर्जी भी सबसे कम, ठीक है। और इसका वेवलेंथ सबसे कम है तो इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये याद रखना। हम लोग को ये कॉस्मिक रेज वाला है ही नहीं, ये वाला है कॉस्मिक गामा, ये वाला, ठीक है। गामा रेस है, इसकी गामा की एक होता है, ये गामा इतना पावरफुल है, एक्सरे, ये पूरे हड्डी तक घुस जाता है, इतना इसका पेनिट्रेशन पावर होता है। पेनिट्रेशन पावर यानी भेदन क्षमता, मतलब एक मोटी, मान लो कि दीवार है, दीवार में एक बंदूक से गोली मारेंगे, और मान लो वो आधे मिलीमीटर तक घुसा, एक बंदूक हम मशीन गन लेकर आया, उसका गोली जो है वो आर पार कर दिया, तो कौन ज्यादा अच्छी भेद दिया, मशीन वाला ना, तो उसका ज्यादा पावर है। तो इसका गामा रेस का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, वो अंदर तक घुस जाता है, पूरे बॉडी मसल्स तक, टिश्यू तक डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कैंसर थेरेपी में किया जाता है, ठीक है। अरे समझिए। और ये तुम्हारा विजुअल लाइट के अंदर विजुअल आता है, विजुअल में रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसकी वेवलेंथ सबसे कम। लेफ्ट से राइट जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है, जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा और एनर्जी भी घटेगा, समझिए आपको। सबसे कम सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका होता है, तो एनर्जी सबसे कम इसकी होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। वेवलेंथ सबसे कम इसका होता है, एनर्जी सबसे ज्यादा इसका होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। यही है तुम्हारा, इस बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। सारे मैंने तुमको एक ही बार में बता दिया, क्लियर हो गया। तुमको ये याद आना, एग्जाम में पूछा जाएगा, किसका, तुमको पूछ देगा, सुनो ना क्या बोलेगा, बोलेगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा है क्योंकि इधर है, जब इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, समझ आया आपको, तो लिखा हुआ है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बस ये था, ओके। बाकी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसका भेदन क्षमता ज्यादा होता है, ओके। तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज याद कैसे करोगे, CGX UVI MR, ओके। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल रेज, विजुअल लाइट के अंदर आता है कितना, विबजियोर, इसका वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, आंसर में दिया हुआ है, ओके। बेजानी, हा, पिनाला, विबजियोर जिसको बोलते हो, ठीक है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ओके। इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सबका यूज दिया हुआ है जी। इधर से इधर आओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगा, लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ा दिया, इसलिए इसको बोलते हैं व्हेन EM वेव आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो समझा दिया तुमको पूरा, बस ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कंप्लीट लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन देखो, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, बोले थे ना, जब भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तब जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। माने कि वेरिएबल स्पीड होनी चाहिए चार्ज की, एट द सेम, जितने भी है सब सेम स्पीड से ट्रैवल करता है, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, चाहे तुम्हारा इंफ्रारेड हो या अल्ट्रावायलेट हो, सबका काम देखो। रेडियो वेव सब इधर से स्टार्ट किया, इधर से रेडियो वेव से, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो दो इसकी आंसर में टेबल दिया हुआ है कि रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से ज्यादा होती है, कैन बी अप टू मेनी किलोमीटर्स, बहुत ज्यादा होता है रेडियो वेव की, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी देखो 3 × 10⁹ हर्ट्ज, बहुत कम, बहुत कम।
प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग करंट इन एंटीना, एंटीना वाला सब में इसका इस्तेमाल। ओके, डिटेक्टेड बाय रिसीवर एंड एंटीनास। ओके, रिसीवर से इसका यूज देखो एएम एफएम रेडियोस में इसका इस्तेमाल होता है, माने एएम एफएम रेडियोस के ट्रांसमिशन में इसका इस्तेमाल होता है भाई। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसके बारे में पढ़ोगे डिटेल से। टेलीविजन सिग्नल, मोबाइल कम्युनिकेशन और मैरीटाइम एंड एयर कम्युनिकेशन। स्पेशल नोट्स, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसी का है, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तुम अगर पूछे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला कौन है ये वेव, तो बोलोगे रेडियो वेव, ठीक है। इन द स्पेक्ट्रम लोएस्ट एनर्जी सबसे कम इसकी है और सबसे कम आयोनाइजिंग, यानी जल्दी आयोनाइज, इसकी भेदन क्षमता भी सबसे कम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही कम है तो भेदन क्षमता भी सबसे कम है, एनर्जी कम है। ओके, माने कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। चला जाओ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है 1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी थोड़ी बड़ी है इसकी, और प्रोड्यूस बाय कैल्स्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स, हो गया मैग्नेट्रॉन, छोड़ो डिवाइस इन रडार के अंदर डिवाइस इस्तेमाल किया था माइक्रोवेव ओवंस। रडार, रेडियो डिटेक्टेंस एंड रेंजिंग। ओके, रडार एक सिस्टम होता है, ठीक है भाई। तुम सुनोगे कि रडार के बारे में, कि जो जहाज प्रजाति तो रडार पे काम करता है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवंस, हीट फूड बाय वाइब्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेलीविजन, जीपीएस, वायरलेस डेटा ट्रांसफर, इसमें इसका इस्तेमाल होता है माइक्रोवेव का, ठीक है। स्पेशल नोट, अब्सॉर्ब स्ट्रांगली बाय वाटर मॉलिक्यूल इसको अब्सॉर्ब कर लेता है। कैन कॉज हीटिंग ऑफ बॉडी टिश्यू ऑफ इंटेंस, यूज इन द डायथर्मिक थेरेपी में इस्तेमाल किया था। इंफ्रारेड रेज, सुन लो इसके बारे में, बहुत पॉपुलर है इंफ्रारेड रेज, अवरक्त प्रकाश जिसको बोलते हो, ठीक है। इसका जो वेवलेंथ होता है वो 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। फ्रीक्वेंसी दे दिया है। प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, थर्मल वाइब्रेशन एंड ह्यूमन बॉडी इमिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बॉडी भी, जो हमारा कभी गर्मी से हम लोग के अंदर से गर्मी निकलता है ना, तो वो कौन हीट प्रोड्यूस करता है? इंफ्रारेड। दिखाई देता नहीं है, दिखने वाला जो है वो विजिबल है, विजुअल लाइट, जो कि 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में है। ओके, वही दिखता है, ये दिखाई नहीं देता। तो हमारी बॉडी भी हीट के फॉर्म में इंफ्रारेड रेज को बोलो इमिट करती हैं। ओके, रिमोट कंट्रोल में इसका इस्तेमाल होता है, एसी में इस्तेमाल होता है। ओके, टीवी के रिमोट कंट्रोल, एसी के रिमोट कंट्रोल, नाइट विजन कैमरास, थर्मल इमेजिंग, हीट थेरेपी, इंफ्रारेड फोटोग्राफी, डिटेक्टिंग ब्लड सर्कुलेशन और लीक्स। ओके, मन कहाँ से ब्लड लीक हो रहा है उसको भी डिटेक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड हीट रेज बिकॉज दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, हीट रेज बोलते हैं इसको इंफ्रारेड को। ओके, यूज्ड इन ग्रीन हाउस हीटिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो सुनते हो, जो यहाँ पे जो प्लांटेशन किया जाता है, पौधारोपण किया जाता है, ग्लास उसके बर्तन शीशा इसमें घरों में, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेदर सैटेलाइट, ओके, वेदर सैटेलाइट, विजुअल लाइट जो हम लोग ज्यादा जानते हैं, कलरफुल सब ऐसा अपना जो सुनते हो, ठीक है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, और इसका ये सन से जो लाइट निकलती है, जो इलेक्ट्रिक लैंप से निकलती है, जो लेजर से निकलती है, सब क्या है तुम्हारा? विजुअल लाइट है, जो हमको दिखती है, जो हमको देखने में यूजेस विजन में, डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आइज, फोटोग्राफी, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फाइबर्स, इल्यूमिनेशन, ठीक है। दे ओनली द पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम विजिबल टू ह्यूमन आई, यही जो दिखता है जो है वही यही है हमारे पास विजुअल लाइट, ठीक है। क्लियर है? विजुअल लाइट याद होना चाहिए, विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश बोलते हैं इसको। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ठीक है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम। बिबजोर में लिखोगे ऐसा ना लिखोगे, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, याद रखना। अल्ट्रा वायलेट रेज, ओके, ये अल्ट्रा वायलेट रेज, इसकी वेवलेंथ जो है बोलो और कम हो गई और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। ओके, ये और नहीं दिखता है, जो कि सुनते नहीं हो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो ओजोन लेयर जो इसको अब्सॉर्ब करके रखता है भाई। ओके, द सन, मरकरी, वेपर्स, लैंप्स, इलेक्ट्रिक आर्क्स, ठीक है। मतलब कहाँ से निकलता है? सन से निकलता है, मरकरी से निकलता है, वेपर लैंप से निकलता है, इलेक्ट्रिक आर्क से निकलता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या है? स्टेरिलाइजेशन में, यानी कि बैक्टीरिया को मारने में, वायरस मारने में, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी अल्ट्रा वायलेट में लिखा होगा यूवी, देखो यूवी लिखा रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना वाटर प्यूरिफिकेशन में। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स फ्लोरेसेंस, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन स्किन, वाह गजब काम है। विटामिन डी के फॉर्मेशन में इसका काम आता है, माने ये होता है तो विटामिन डी बनता है हमारे बॉडी में। ओके, तो सन से ये भी आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आती है, लेकिन अगर ज्यादा आ जाएगी तो प्रॉब्लम करेगी, तो उसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करके रखता है। एक्सेसिव लिखा हुआ है, एक्सेसिव एक्सपोजर काउज सनबर्न, जला सकता है बॉडी को। आई इरिटेशन, आंख में इरिटेशन हो सकता है, और स्किन कैंसर हो सकता है, त्वचा कैंसर। द ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज, वो हार्मफुल यूवी रेज को क्या करता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। कुछ यूवी हमारे फायदेमंद के लिए, विटामिन डी बनाने में काम आता है, ठीक है। एक्सरे, इसकी भेदन क्षमता और ज्यादा हो गई, इसकी वेवलेंथ और कम हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है। एक्सरेज, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग ऑन मेटल्स टारगेट, एक्सरे ट्यूब, ठीक है। इसका इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग में किया जाता है, बोन्स और टीथ के इसमें। सिक्योरिटी स्कैनिंग एट एयरपोर्ट्स, उसमें भी काम किया जाता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस, एक्सरे डिफ्रैक्शन, डिटेक्टिंग द क्रैक्स इन मेटल, मेटल के अंदर जो क्रैक्स आया था उसको चेक करने में। हाईली पेनिट्रेटिंग, ओके, बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है। कैन डैमेज लिविंग टिश्यू एंड कॉज सेल म्यूटेशन, शुड बी यूज्ड इन केयरफुली, शुड बी यूज्ड केयरफुली। ओके,
गामा सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर इसका है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है ना। तुम्हारे एनसीईआरटी में 7 तक ही दिया हुआ है। ओके, रेंज बहुत कम इसका वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव डीके जो होता है हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो एटॉमिक न्यूक्लियर में रेडियो एक्टिव डीके होता है, अल्फा गामा बीटा रेज सुनते हो, रेडियो एक्टिव हो रहा है, तो रेडियो एक्टिव डीके में इसका इस्तेमाल होता है, माने ये निकलता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ये निकलता है, ठीक है। कैंसर ट्रीटमेंट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी, स्टेलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेलाइज, इसमें बैक्टीरिया लग गया तो उसको खत्म करने में, डिटेक्टिंग एंड ट्रीटिंग ट्यूमर्स, ट्यूमर को इतना ज्यादा यूज है गामा इसका, सुनो, स्टडिंग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो कितना फिजिक्स का यूज है, मेडिकल मेथड, फिजिक्स का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है कि नहीं, ठीक है। चलो भाई, रेडियोलॉजी वगैरह सब जो सुनती हो, तो रेडियोलॉजी के अंदर ये सब टेस्ट वगैरह सब जो आता है वो सब उसी के अंदर आता है, कि एक्सरे वगैरह सब आता है, तो ये सब का ज्ञान होना चाहिए। मोस्ट जेनेटिक एंड पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता है, हाईली आयोनाइजिंग, यानी कि मॉलिक्यूल ऊपर आयोनाइज कर देगा फटाक से, डेंजरस इन लार्ज अमाउंट, ज्यादा अमाउंट हो तो बहुत डेंजरस है, जेनेटिक डैमेज कर सकता है, बाप रे, जेनेटिक डैमेज, डीएनए तक डिस्टर्ब कर देगा। एक कॉमिक रेज, कॉस्मिक रेज तुम्हारे बुक में दिया हुआ नहीं, नॉट ट्रूली ये वे बट ऑफन मेंशन्ड टुगेदर, चलिए इसको आने छोड़ो। तो आई थिंक बात समझ में आ गया होगा, ये बात यहाँ पर आंसर में, यहाँ पे एक टेबल यहाँ पर करके ऐसे करके दिया हुआ एक जगह पूरा, ठीक है गाइस। तो आई थिंक बात समझे आ गया। तो जनरली ये चैप्टर बच्चा लोग पढ़ता नहीं है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ओके। SC बाय लैम्डा 1 लिख दिए इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है। तो जनरली बच्चे जो है इस चैप्टर को पढ़ते नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत ही कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ओके। और इसको अब हम लोग एप्टिक्स पढ़ेंगे तो एप्टिक्स में मजा आ जाएगा, ओके ओके डन। सो दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश, इसका नोट्स मैं आप लोगों को बोलो टेलीग्राम डाल देता हूँ, वहाँ से नोट कर लेना, ओके। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले क्लास में।